पहला और शायद सबसे गहरा सवाल है जो मॉर्गन हाउसेल की किताब इद साइकोलॉजी ओन ऑफ मनी में खोला जाता है। वह एक पुष्ट तर्क देते हैं कि पैसे के मामले में कोई भी व्यक्ति वास्तव में पागल नहीं होता। हम में से हर एक दूते वित्तीय नक्शे के अनुसार काम करता है, जो अनजाने में हमारे बड़े हुए आर्थिक माहौल, हमारे माता पिता में देखे गए पैसे की आदतों और धन या उसकी कमी के साथ हमारे पहले गठनात्मक अनुभवों से बनता है। दो लोगों की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति ने अपने माता पिता को शेयर बाजार की दुर्घटना में सब कुछ खोते देखा। वह घटना, वह कहानी उनके वित्तीय डीएनए का एक मुख्य हिस्सा बन जाती है। वे संभवतः रूढ़िवादी कर्ज से डरे हुए होंगे और बाजार को एक खतरनाक कैसीनो के रूप में देखेंगे। एक अन्य व्यक्ति ने अपने परिवार को रियल एस्टेट के माध्यम से लगातार धन बनाते देखा। उनकी कहानी उन्हें बताती है कि संपत्ति अंतिम सुरक्षित स्थान है। अब इन दोनों लोगों को एक कमरे में पैसे पर चर्चा करने के लिए बैठाइए। वे एक दूसरे को देखेंगे और सोचेंगे कि दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से तर्कहीन है, लेकिन अपनी अपनी कहानियों के भीतर से उनके कार्य पूरी तरह से सार्थक हैं। लक्ष्य तब एक सही सार्वभौमिक वित्तीय सत्य ढूंढना नहीं है। लक्ष्य यह समझने की विनम्रता रखना है कि आप दुनिया को अपने अतीत से गढ़े गए अपने ही लेंस के माध्यम से देख रहे हैं। कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले आपको स्वयं से यह पूछना चाहिए, क्या यह निर्णय वर्तमान सबूतों पर आधारित है या यह किसी पुरानी कहानी, किसी पुराने डर की प्रतिक्रिया है। उस भूत को पहचानना ही उसकी आवाज को शांत करने की पहली सीढ़ी है। सफलता की हमारी खोज में हम एक सरल सूत्र मानना पसंद करते हैं, कड़ी मेहनत प्लस प्रतिभा इक्वल्स परिणाम। लेकिन जीवन एक साफ सुथरा समीकरण नहीं है। हर परिणाम के ताने बाने में दो शक्तिशाली अदृश्य धागे बुने होते हैं, भाग्य और जोखिम। आपके द्वारा जाने जाने वाले सबसे सफल व्यक्ति के बारे में सोचिए। अब उनकी यात्रा में भाग्य की भूमिका पर विचार कीजिए। शायद वे सही समय पर सही जगह पर थे। शायद उनकी मुलाकात संयोग से एक महत्वपूर्ण मेंटर से हुई। शायद उन्होंने एक यादृच्छिक दुर्घटना से बचे रहे जो सब कुछ बिगाड़ सकती थी। यह उनकी कड़ी मेहनत को कम नहीं आंकता, बल्कि एक आवश्यक विनम्रता पैदा करता है। सुर्खियों में छपने वाली हर बड़ी सफलता की कहानी के लिए एक समान रूप से प्रतिभाशाली, समान रूप से मेहनती व्यक्ति होता है, जिसके साथ एक यादृच्छिक घटना, बुरे जोखिम का एक साधारण मोड़, ये मतलब निकालता है कि उनके प्रयास कभी फलित नहीं हुए। इसे समझना सब कुछ बदल देता है। यह आपको अपनी सफलताओं में कम अहंकारी और दूसरों की विफलताओं का जजमेंट करने में अधिक दयालु बनाता है। इसलिए यदि हम भाग्य और जोखिम को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं? हम अपने समय सीमा को नियंत्रित कर सकते हैं। यहीं पर हाउसेल सबसे शक्तिशाली अवधारणाओं में से एक पेश करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। लेकिन हम अक्सर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में केवल पैसे के संदर्भ में सोचते हैं। असली तरकीब है समय के साथ अपने अच्छे व्यवहार को चक्रवृद्धि करना। धैर्यवान निवेशक जो लगातार बचत करता है और कभी घबराता नहीं है, जरूरी नहीं कि कोई प्रतिभाशाली हो, वह बस दशकों तक दोहराए गए अच्छे व्यवहार का स्वामी है। धन बनाने की असली कुंजी एक शानदार जटिल रणनीति ढूंढना नहीं है, बल्कि एक साधारण रणनीति को बहुत बहुत लंबे समय तक काम करने देने की इमेंस भावनात्मक सहन शक्ति का पजेस होना है। ये कुछ प्रतिशत कमाने साल दर साल और बचे रहने के बारे में है। वित्तीय खेल छोटे फटाकों में बड़ी जीत के बारे में नहीं है। ये खेल में इतने लंबे समय तक बने रहने के बारे में है ताकि चक्रवृद्धि ब्याज की धीमी निरंतर शक्ति आपके लिए अपना चमत्कारी काम कर सके। अमीर होने और धनवान होने में एक मौलिक अंतर है और यह भेद किताब की आत्मा में है। अमीर होना एक उच्च वर्तमान आय के बारे में है। यह पैसे के दिखावे के बारे में है, नई कार, बड़ा घर, लग्जरी घड़ी। दूसरी ओर धनवान होना वह है जो आप नहीं देखते हैं। यह छिपी हुई संपत्ति, बिना खर्च किया गया पैसा है। धन वित्तीय संपत्ति है जिसे जमा और संरक्षित किया गया है, जो आपको भविष्य के लिए स्वतंत्रता और विकल्प देती है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो अमीर तो हैं, लेकिन उनके पास धन नहीं है, क्योंकि वे अमीर लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए अपनी सारी कमाई खर्च कर देते हैं और फिर वास्तव में धनवान लोग हैं जो बाहर से शायद वैसे ना दिखें। किताब रोनाल्ड रीड नामक एक व्यक्ति की अविस्मरणीय कहानी बताती है, जो एक चपरासी और गैस स्टेशन अटेंडेंट था और जिसने अपनी मृत्यु पर $8 मिलियन से अधिक का एक गुप्त भाग्य छोड़ा। कैसे?
वह कोई उच्च स्तरीय निवेशक नहीं था। उसने केवल मितव्ययी जीवन जिया, अपनी कमाई से कम खर्च किया और बचत को विश्वसनीय कंपनियों के शेयरों में निवेश किया, जिन्हें उसने दशकों तक रखा। उसने धनवान बने रहने का कौशल में मास्टरी हासिल कर ली। उसकी संपदा उसकी नौकरी के पद या उसकी संपत्ति में नहीं, बल्कि उसकी इमेंस स्वतंत्रता और सुरक्षा में थी। यह हमें संपूर्ण वित्तीय शब्दावली के सबसे महत्वपूर्ण शब्द की ओर ले जाता है, पर्याप्त। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार आप पर और अधिक चाहने के लिए चिल्लाती है, सबसे विनाशकारी शक्ति आपकी अपनी संतुष्टि के गोल पोस्ट्स को हिलाना है। $10 मिलियन वाला व्यक्ति अपनी तुलना 100 मिलियन वाले व्यक्ति से करने पर गरीब महसूस करता है। सबसे कठिन वित्तीय कौशल यह तय करना है, सचेतन और जानबूझकर, कि आपके लिए पर्याप्त क्या है। पर्याप्त पैसा, पर्याप्त स्टेटस, पर्याप्त सामान और फिर वहीं रुकने की मानसिक दृढ़ता रखना। क्योंकि यदि आप अपना पर्याप्त परिभाषित नहीं करते हैं तो आप एक हमस्टर व्हील पर दौड़ते रहने के लिए सजा काटते हैं, एक ऐसी परछाई का पीछा करते हैं जो हमेशा पहुंच से बाहर रहेगी, और साथ ही अपना समय, अपनी शांति और अपने रिश्तों को बलिदान करते रहेंगे। तो इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? यदि हम अपने अतीत को समझने, भाग्य और जोखिम की भूमिकाओं का सम्मान करने, धैर्य का अभ्यास करने और अपने पर्याप्त को परिभाषित करने में सफल हो जाते हैं, तो हमें वास्तव में क्या मिलता है? उत्तर यह है कि हमें अंतिम लाभांश मिलता है, जो नकद भुगतान नहीं है, बल्कि मन की शांति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। धन का सर्वोच्च रूप हर सुबह उठने और यह कहने की क्षमता है, आज मैं वह कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं। यह आपके समय और आपके ध्यान पर नियंत्रण है। पैसे का सबसे बड़ा आंतरिक मूल्य आपको अपने ही जीवन पर नियंत्रण देने की यह क्षमता है। किताब तर्क देती है कि पैसे का उपयोग खिलौने खरीदने और अपनी स्टेटस दिखाने के लिए करना एक खोखली जीत है, लेकिन पैसे का उपयोग समय खरीदने, तनाव कम करने, अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने और अपना रास्ता बदलने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी हासिल करने के लिए करना एक ऐसी जीत है जो हर सिंगल दिन लाभांश देती है। यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बदलाव है। यह अधिक की मानसिकता से पर्याप्त की मानसिकता की ओर बढ़ने, मान्यता मांगने से मुक्ति मांगने के बारे में है। सफलता का वास्तविक बेंचमार्क आपके पड़ोसी की तुलना में आपकी नेटवर्थ नहीं है, बल्कि यह वह क्वाइट आत्मविश्वास है जो आप अपने जीवन को देखते समय महसूस करते हैं। रात में आपकी नींद की गहराई और अपने घंटों को उन चीजों और लोगों पर खर्च करने की आजादी है जो आपके लिए वास्तव में मायने रखते हैं। यही अपने शुद्धतम रूप में पैसे का मनोविज्ञान है। यह संख्याओं का विज्ञान नहीं है, यह अच्छी तरह से जीने की कला है। और अंतिम सवाल जो यह आपके लिए छोड़ता है वह यह है, आप किस तरह का जीवन चाहते हैं कि आपका पैसा आपको बनाने में मदद करे? और क्या आप इसे सिर्फ अपने बैंक खाते को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्रता, अपनी शांति और अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए उपयोग करने का साहस रखते हैं? हमने पर्याप्त को परिभाषित करने से आने वाली स्वतंत्रता के बारे में बात की है, लेकिन वह कौन सी शक्ति है जो लगातार उस परिभाषा को हमारी पहुंच से परे धकेलती रहती है? यह लालच का मूक निरंतर इंजन है। और लालच पैसे के क्षेत्र में केवल अधिक की इच्छा मात्र नहीं है, यह आपके पास पहले से मौजूद चीजों को भूल जाना है। यह उस खतरनाक विश्वास है कि अगला डॉलर, अगला सौदा, अगली पदोन्नति अंततः वह होगी जो स्थायी संतुष्टि लाएगी। किताब एक कठोर सच्चाई पेश करती है, वित्तीय सफलता सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आप जो पैसा कमाते हैं वह बदले में आपको एक ऐसे व्यक्ति में न बदल दे जिसे आप पहचान न सकें। एक क्लासिक नीति कथा है मछुआरे और निवेश बैंकर की। बैंकर मछुआरे से कहता है कि उसे और मेहनत करनी चाहिए और नावें खरीदनी चाहिए, एक बड़ा साम्राज्य बनाना चाहिए, ताकि एक दिन वह आखिरकार आराम कर सके और अपने बेटे के साथ मछली पकड़ने का एक शांत दोपहर बिता सके। मछुआरा, जो पहले से ही ठीक यही कर रहा है, बस मुस्कुराता है। यह कहानी अनावश्यक जटिलता के जाल को उजागर करती है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। हम शानदार लाभ के पीछे भागते हैं,
अक्सर जबरदस्त जोखिम उठाते हैं साधारण संतोष की उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो हमें शुरू से ही बहुत कम कीमत पर उपलब्ध थी। यहीं पर हाउसेल एक काउंटर इंट्यूटिव सहयोगी पेश करते हैं। निराशावाद कोई दुर्बल कर देने वाला निराशा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक सुसंस्कृत निराशावाद जो चीजों के गलत होने की योजना बनाता है, क्योंकि चीजें गलत होंगी, अर्थव्यवस्था मंदी के चक्र से गुजरेगी, बाजार गिरेंगे, व्यक्तिगत नाकामयाबी होगी। बुद्धिमान व्यक्ति अपना पूरा भविष्य सब कुछ एकदम सही होने पर दांव नहीं लगाता। वह एक ऐसी योजना बनाता है जो चीजों के अनिवार्य रूप से गलत होने पर बची रहने के लिए पर्याप्त लचीली हो। यह निराशावाद आशा की कमी नहीं है, यह दुनिया की अप्रत्याशितता के प्रति सम्मान का एक रूप है। यह छाता लेकर चलने की वित्तीय समकक्ष है, इसलिए नहीं कि आप निश्चित हैं कि बारिश होगी, बल्कि इसलिए कि आप समझते हैं कि कभी कभी बारिश होती है। वित्त में और जीवन में सबसे कम सराहना पाने वाली वर्च्यूज में से एक है केवल प्रतीक्षा करने की सरल क्षमता। तत्काल सूचनाओं और समान दिन वितरण की दुनिया में हमें तत्काल परिणामों की अपेक्षा करने की आदत डाल दी गई है, लेकिन सबसे गहन वित्तीय परिणाम धैर्य की संतानें हैं। चक्रवृद्धि ब्याज अचानक विस्फोट की शक्ति नहीं है, यह ग्रेजुअल, लगभग अगोचर संचय की एक शक्ति है जो केवल लंबे अबाधित समय में अपनी वास्तविक शक्ति प्रकट करती है। समस्या यह है कि हमारी अपनी टाइमलाइन्स अक्सर बाजार की टाइमलाइन के साथ दुखद रूप से मिसमैच होती हैं। हम आज निवेश करते हैं और कल इनाम की उम्मीद करते हैं, लेकिन बाजार हमारे स्केड्यूल पर काम नहीं करता है। ये अपनी ओन अराजक अप्रत्याशित लय पर काम करता है। कुंजी तब अपने लिए सबसे मूल्यवान एसेट बनाना है। वित्तीय लचीलापन लचीलापन होना है बिना घबराहट के नौकरी छूटने का सामना करने के लिए पर्याप्त बचत होना। यह एक ऐसी जीवन शैली होना है जो इतनी महंगी न हो कि आप मंदी के दौरान अपने निवेश को घाटे में बेचने के लिए मजबूर हो जाएं। यह प्रतीक्षा करने की क्षमता है। जब आपके पास लचीलापन होता है तो आप वर्तमान क्षण के कैदी नहीं होते हैं। वे अपने शेयरों को 10 महीने के बजाय 10 साल तक रख सकते हैं। आप एक जोखिम भरे हताश जुए को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास धैर्य रखने के लिए सांस लेने की जगह है। यह लचीलापन अक्सर अपने साधनों से थोड़ा नीचे का जीवन जीकर खरीदा जाता है। यह एक पुरानी कार चलाने, एक मामूली घर में रहने का कॉन्शियस विकल्प है, इसीलिए नहीं कि आपको करना है, बल्कि इसलिए कि यह विकल्प जो स्वतंत्रता अनलॉक करता है, चिंता से मुक्ति, धैर्य रखने की स्वतंत्रता, ना कहने की स्वतंत्रता, आपके लिए एक लग्जरी ब्रांड की क्षणभंगुर स्टेटस से कहीं अधिक मूल्यवान है। आपका सबसे बड़ा निवेश कौशल शेयरों को चुनने की आपकी क्षमता नहीं है, बल्कि यह चुपचाप बैठने और सालों तक कुछ न करने की आपकी क्षमता है। और वह कौशल केवल तभी संभव है जब आपने एक ऐसा जीवन बनाया हो जो आपको प्रतीक्षा करने का स्थान देता है। अंत में हमारा संपूर्ण वित्तीय जीवन सिर्फ एक स्प्रेडशीट पर संख्याओं का कलेक्शन नहीं है। यह एक कहानी है जिसे हम दिन ब दिन निर्णय दर निर्णय लिख रहे हैं। और साइकोलॉजी ऑफ मनी का अंतिम पार्ट यह है कि हमें उस कहानी के लेखक होना चाहिए, न कि केवल पात्र जिन्हें उसकी प्लॉट के इर्द गिर्द धकेला जा रहा है। किताब हमें पैसे के बारे में समाज द्वारा बताई गई सरलीकृत कहानियों की यह अंतिम स्कोर कार्ड है कि अधिक हमेशा बेहतर है कि आप जो स्वामित्व में रखते हैं वही हैं से आगे बढ़ने का आग्रह करती है। ये शैलो नैरेटिव्स हैं जो खाली जीत की ओर ले जाती हैं। अधिक समृद्ध, अधिक संतोषजनक कहानी वह है जहां पैसा एक उपकरण है। आपके जीवन की बड़ी नैरेटिव में एक शांत सहायक चरित्र है। इसका उद्देश्य आपके परिवार के लिए सुरक्षा प्रदान करना, आपके रिश्तों को गहरा करने के लिए आपको समय खरीदना, आपको बिना वेतन के दबाव के कोई जिज्ञासा पूरी करने की अनुमति देना, आपको उस मन की शांति प्रदान करना है जो यह जानने से आती है कि आप लचीले हैं। इसलिए जैसे ही आप इस किताब को बंद करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य शुरू होता है। आपको तय करना होगा कि आप कौन सी कहानी बताना चाहते हैं। क्या आप अथक हसल और गोल्डन हैंडकफ्स की कहानी बताना चाहते हैं, या क्या आप शांत संतोष स्वतंत्रता की कहानी बताना चाहते हैं? एक ऐसे जीवन की जहां पैसा एक अच्छा नौकर था लेकिन कभी मालिक नहीं। पैसे का मनोविज्ञान
अंततः अंतर को जानने की बुद्धिमत्ता और उस कहानी को लिखने का साहस है जिसे आप वास्तव में जीना चाहते हैं। अंतिम सवाल यह नहीं है कि आपके बैंक खाते में कितना पैसा है, बल्कि यह है कि वह पैसा आपको कौन सी कहानी बताने में मदद कर रहा है।